माँ और बच्चे के रिलेशनशिप की शुरुआत भले ही गर्भ में हुई हो, लेकिन इस रिश्ते की गांठ बनती है ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए। हैरान होने वाली बात यह है कि नेचर द्वारा दी गई ये बहुत ही सेफ सोर्स ऑफ नरिशमेंट एंड नर्चरिंग बहुत ही सदियों से प्रचलित होने के बावजूद भी द वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रीटी ग्रिम। 2013 में यूनिसेफ ने एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया जिसमें 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया और इस सर्वे के अनुसार only 38% of infants were actually exclusively breastfed for 6 months. क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 16% ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी 1 साल की उम्र से पहले जो डेथ होती है बच्चों की, उसका मेन कारण ब्रेस्ट फीडिंग का पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से होता है। इसलिए यूनिसेफ ने 2013 से एक ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए अभियान चलाया और इस अभियान के तहत उन्होंने कुछ पॉलिसी डिसीजंस लिए, जैसे कि मैटरनिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत 6 मंथ तक पेड मैटरनिटी लीव देते हैं वो लोग न्यू मदर्स को। बहुत से कंट्रीज ने इसे अपनाया एंड इंडिया ने भी इसे अपनाया। और इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल मीडिया, इन सब के जरिए in 10 years UNICEF could improve this figure by 10%. 2023 में जब ये सर्वे दोबारा रिपीट किया गया तो इस बार 48% ऑफ इन्फेंट्स वर एक्चुअली ब्रेस्ट फेड फॉर 6 months. इसका मतलब ये भी है कि नियरली 52% यानी आधे से भी ज़्यादा बच्चों को अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी इच्छा ये है कि हम उन मदर्स के साथ कनेक्ट करें जिनके साथ हम जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्टोरीज अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग है वो शेयर करें। और अगर इस पॉडकास्ट के जरिए हम एक भी मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के टुवर्ड्स उनकी कमिटमेंट के लिए एनकरेज कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज अ जॉब वेल डन। सो वेलकम टू अ स्पेशल पॉडकास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आज हमारे साथ हैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट और कुछ अमेजिंग मदर्स जो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी, उनके चैलेंजेस, उनकी स्टोरीज शेयर करेंगी हमारे साथ। This podcast is specially for you if you are pregnant or planning a pregnancy or have recently had a child. So इस podcast के जरिए हम debunk करेंगे कुछ myths around breastfeeding और connect करना चाहेंगे उन मदर से through our stories, ताकि आपको पता रहे कि जो आप फील कर रही हैं वो हम सब भी फील कर चुके हैं और सक्सेसफुली इसे शायद ओवरकम भी कर चुके हैं। So let us welcome our first studio guest, Surbhi Jain. Surbhi, welcome to the podcast. Surbhi Jain is a recent mother. She is 31 years old, has a 9-month-old baby, and she has exclusively breastfed her baby for 6 months. At the same time, I would want you to know that she also has a homegrown brand called Suti. Deals with handcrafted bags and accessory brand for new age women and utility products. And she also has her products available through her website and other social media channels. Welcome to you, Surbhi, and we will get back to your breastfeeding journey in a short while. And I would want to introduce our next studio guest, Nikita Jain. Nikita, I think, is a very dynamic lady. I have known her for a while now. Despite having a background in business administration, she did a certification course for lactation, and she is a certified lactation professional. Even though she does not actively give lactation-related counseling at present, because she owns her own brand for kids clothing called Klingaroo, and she's absolutely busy managing the brand and she's doing pretty well at it. So एक रीज़न है कि मैंने क्यों निकिता को बुलाया, जो कि एक्टिव लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं है फिलहाल, फिर भी हमने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि कई बार जब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको कंसल्टेशंस चाहिए इसलिए वो पॉडकास्ट में आए हैं, बट ऐसी बात नहीं है। निकिता को बुलाना इसीलिए स्पेसिफिकली ज़रूरी था बिकॉज वो इस फील्ड से जुड़ी हुई है लेकिन एक्टिवली अभी कंसल्टेशन देती नहीं है। इवन दो शी इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ मदर्स थ्रू हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक मॉम्स कनेक्ट एंड अदर प्रोफेशनल ग्रुप्स, वो इंदौर एज वेल एज इंडिया के जितनी भी लैक्टेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। सो फ्यूचर में कभी अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हर एंड शी कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। एंड एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट I really wanted to know how and when you came into this field of lactation, but we will get to it in a short while. Also joining us today is Ms. Priya Shukla. She is quite a famous personality in Indore.
प्रिया, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे इतने टाइटल्स हैं। शी इज मिसेस इंडिया अर्थ 2019, मिसेस सेंट्रल पैसिफिक इंडिया 2023, मिसेस यूनिवर्स 2023 फिलीपींस। She is also the driving force behind Mrs. Asia Pacific World Beauty Pageant. Now there was a reason why I called Priya to the show. Priya को मैं पिछले I think 17-18 years से जानती हूँ. And when Priya had her child, उस वक्त breastfeeding के कुछ challenges थे जो मुझे याद है because she had called me. वो तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि सिंस शी सो क्लोजली एसोसिएटेड विद मिसेस कैटेगरी ऑफ पेजेंट्री, शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लॉट्स ऑफ न्यू एज मदर्स, न्यू मॉम्स हु हैव ब्रेस्ट फेड एंड स्टिल हैव देयर फिगर इंटैक्ट। आप देख ही सकते हैं। सो काफी सारी चैलेंजेस थी प्रिया के ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, वी विल गेट टू इट। बट ये जानना जरूरी है कि हर एज की, हर टाइप की जो विमेन है, दे रियली वांट टू ब्रेस्ट फीड। हम कुछ स्टेटिस्टिक्स बाद में जाएंगे उस पे। और मैं दोयल हूँ, मैं पेशे से आई एम एन IVF लैब डायरेक्टर एंड आई प्रैक्टिस एक्टिव एम्ब्रियोलॉजी एट इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव सेट अप दिस पॉडकास्ट स्टूडियो टू मीट अमेजिंग पीपल. And apart from my interest in embryology, genetics and infertility, I think I'm very keen and passionate on topics around motherhood, parenting. ये पॉडकास्ट मैं क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे दो रीजंस हैं. One, I'm passionate about these topics, and secondly, I am a mother of two boys whom I have exclusively breastfed for 6 months, and then they weaned off by the age 1.5. In both cases, they were different. और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि खुद किया है एंड आई वुडंट हैव वांटेड एनीथिंग डिफरेंटली. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये कर पाई. मेरे लिए ये काइंड ऑफ इजी ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था. ड्यूरल नॉर्मल बर्थ हुई थी दोनों टाइम, बट हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है. मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारे मिथ्स देखे हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ खुद मैंने पेशेंट्स से मिलके, अभी हमारे पेशेंट्स आते हैं, मिलके मुझे लगता है कि एक बस कोई बात करने वाला मिल जाए, उतना ही बहुत होता है. हर चीज़ के लिए आपको मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है. तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं कुछ अमेजिंग मदर्स से जो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी हमारे साथ. तो सुरभि, चलो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. आप 9 months, विच इज़ अ वेरी रिसेंट टाइम, राइट? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्रेस्ट फीडिंग या ये सब रिलेटेड चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दिया था, या व्हाट वाज, मतलब आजकल की में हम एज हो गई हमारी, आजकल क्या चलता है? सो व्हाट वाज योर जर्नी टुवर्ड्स प्लानिंग टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग? So after my second trimester I started reading books. काफ़ी ऐसी किताबें पढ़ी जिससे, और मैंने बहुत ही सीरियस वाली बुक्स नहीं पढ़ी जिसमें पूरा how to raise a baby, या just simple books that I read and that could have been relatable to me and my life. तो उसमें जैसे if a mom is a working or a travel mother, तो उसमें ऐसे सिनेरियोज थे कि हाँ आप अपने बेबी को कैसे मैनेज करते हैं विथ योर वर्क एंड योर लाइफस्टाइल. उन बुक से क्या रहा कि मेरे को ईजी था एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो एंड पेशेंस. मैं रेडी थी जस्ट टू एक्सपीरियंस मदरहुड एंड बाई द टाइम आई वॉज ड्यू, बाई आई डोंट नो हाउ, बट उस टाइम एवरीथिंग वॉज अलाइंड. बेबी से अल्टीमेट अटैचमेंट एक ब्रेस्ट फीडिंग करके ही होता है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग मैं उसको जो प्रोवाइड कर सकती हूँ फॉर लाइफ टाइम. सो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड सिंस द बिगनिंग. सुरभि, आपको नॉर्मल डिलीवरी हुआ था या सी सेक्शन? मेरा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था. So do you think normal delivery होने की वजह से this breastfeeding initiation and the continuation was easier? जब सी सेक्शन बेबी होते हैं तो ऐसा बहुत मिथ है कि हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं या ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है. दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट ओपिनियन एंड मिथ. हम उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट इफ माई केस माई वॉज वेजाइनल एंड एट सून एज द बेबी वॉज डिलीवर्ड, लाइक उसका अम्बिकल कॉर्ड बाहर आया, कट किया, शी वॉज गिवन फॉर फीड एंड हमने बॉडी कॉन्टैक्ट भी किया एंड शी
she actually breastfed very well, like for 5 to 10 minutes. So that was also an experience and a moment जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती True. हूँ. I think मेरे साथ भी like both pregnancies में difference था. There are many birthing centers where this is actually taken care of, but in some I don't know, because of the setup probably it's not taken care that much, which I think is wrong. मतलब ये सबसे important है, latching in the first few seconds, वो natural instinct और reflex जो होते हैं बच्चे के वो देना चाहिए. तो कई बर्थिंग सेंटर्स में शायद नहीं हो पाता है. आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, प्रॉब्ली इट्स अप टू देम टू थिंक. इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी निकिता, बिकॉज आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, यू हैव स्टडीड फॉर दिस. तो मुझे बताइए, जो सुरभि ने कहा कि इट्स अ मिथ, किसी सेक्शन होने पे ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा मिथ है, पर ऐसी कोई बात होती नहीं है. एंड इसके अलावा आपको क्या लगता है, व्हाट हैव यू स्टडीड फॉर दिस एंड व्हाट डज द साइंस से? सो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि ये मिथ है कि सी-सेक मॉम्स ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती. नॉट ओनली आई स्टडीड अबाउट इट बट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, क्योंकि मेरे दोनों बॉयज दे वर बोर्न विद सी-सेक एंड इमीडिएटली आई फेड बोथ माई बॉयज, क्योंकि बॉडी मिल्क प्रोड्यूस प्रेगनेंसी में ही करने लगती है. देयर आर सो मेनी प्रीमेच्योर डिलीवरीज जैसे 6 months 7 months में हो जाती है, वो मदर्स भी ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं. सो सी-सेक मॉम्स ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते या प्रीमेच्योर डिलीवरी वाले बेबीज ब्रेस्ट फीड नहीं हो सकते. बोथ आर मिथ. और जो आप लोग ने ये डिस्कस किया कि यू नो बहुत सारे बर्थिंग सेंटर्स में इट इज़ नॉट फॉलोड द आर, जो आपने बोला कि इमीडिएटली क्लैम्प कॉर्ड कटे हुए बिना ही बेबी को चेस्ट पे रखा जाता है मदर के. दैट इज द गोल्डन आवर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विच इज क्रूशियल. बच्चा अंदर से ही प्रॉपर लैच जानता है. और हम लोग जो दूसरे मीन्स यूज करके या जो गैप क्रिएट करते हैं कि बच्चे को अलग रूम में रख दिया, मदर को अलग रूम में रख दिया, उससे भी लूज दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी टू लैच मदर. तो जो सारे इश्यूज शुरू होते हैं वो तुरंत ही शुरू हो जाते हैं इन रीजन से. सो आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल द मदर्स आई कंसल्ट कि फाइंड not only talk about your pregnancy and how your body is changing, also take the views of the doctor कि उनका breastfeeding के बारे में क्या opinion है. are they a breastfeeding doctor? क्योंकि ये भी एक मतलब I see mothers doing this all the time. They don't change their doctor. उनको लगता है जिस डॉक्टर के पास शुरू से जाते हैं उसी के पास 9 महीने जाना है. Talk about whatever you want, how you want your birthing experience, that you want to breastfeed your child. मतलब लिख दो वहाँ पे अपने फॉर्म पे कि मुझे breastfeed करना है. Doctors and nursing staff will make sure that you are given that opportunity. बात करना बहुत ज़रूरी है. प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स breastfeeding की बात ही नहीं करते डॉक्टर्स से, and that is an issue. We need to know better to choose better. तो आप पहले से पढ़ो, जैसे सुरभि सेड शी वाज रीडिंग बुक्स, तो आप पढ़ो, मैटरनिटी क्लासेस ज्वाइन करो, प्रीनेटल क्लासेस में यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फाइंड योर ओन सपोर्ट सिस्टम, बिल्ड योर ओन सपोर्ट सिस्टम. एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग इज अ कलेक्टिव एफर्ट, आई ऑलवेज से. So you have to talk to both your medical care providers as well as your family. You wish to breastfeed your child exclusively and get the support needed. सर भी आपने कहा आपने खुद को प्रिपेयर करने के लिए कुछ बुक्स पढ़े, कुछ लाइट बुक्स, सिचुएशनल, जो आपके सिचुएशन से रिलेट करते. ये सारी तैयारियां लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर में होना वर्सेस द एक्चुअल मोमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें क्या डिफरेंस था? यू नो, क्या आपने पढ़ा, क्या सोचा, और जो एक्चुअली हुआ उसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? When I was pregnant, I started my prenatal yoga class and उस time I found my tribe उधर से ही. YouTube पर भी, Google पर भी. तो जो इनिशियल मंथ्स और इनिशियल डेज होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है. थोड़ा इज एन अंडरस्टेटमेंट सुरभि. यस ट्रू. इफ अगर आप इनिशियल 1 या 2 वीक्स की बात करें तो बेबी को फीड कराना, उसको ब्रेस्ट, उसकी पोजीशन, तो आपका जो हॉस्पिटल और जो नर्सिंग स्टाफ एंड योर फैमिली, उसमें ये तीनों पर्सन या ये तीनों चीज़ें एंड एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सर भी मुझे आप स्पेसिफिकली ये बताइए कि जो आप प्रिपरेशन फॉर टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेशन, क्या ये सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कुछ पीयर ग्रुप्स एंड योर डॉक्टर,
Is that sufficient? आपको लगा कि is that sufficient for you, or do you think एक special lactation consultant जो कि आजकल सुनने में, हमारे टाइम पे नहीं था but अभी सुनने में आया है, so would you recommend going with that, or do you think it's sufficient? I definitely recommend कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं, clear your doubts. In fact, I have actually talked to Nikita, and Nikita has been my go-to person throughout my pregnancy as well as postpartum days, because postpartum is not at all a piece of cake. वो एक बहुत ही अननेचुरल और अलग ही दुनिया होती है, Loaded hormonal. डेफिनेटली, एंड वो आप ही एक मदर और एक बेबी ही समझ सकता है, एंड ऑफ कोर्स अ हैप्पी मदर कैन ओनली रेज अ हैप्पी किड, एंड वन शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज एक एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, और फैमिली मेम्बर्स और जो गाइड होते हैं हमारे, वो अलग होते हैं. दिस मेक्स योर जर्नी रियली हेल्पफुल. So Nikita, around the same topic, मुझे बताइए कि do you really think why was this need for a lactation consultant there, and मतलब आपको लगता है कि what does it offer differently than just a gynecologist या just a doctor, just a mother? एक थोड़ा इसको elaborate करिए please. So I'll start it with जो हमारी जनरेशन 80s 90s के मदर्स, हम लोग मैक्सिमम न्यूक्लियर सेटअप्स में रहे हैं, तो वी हैव नॉट सीन एनी अदर बेबी देन आवर ओन बेबीज. मतलब खुद के सिस्टर ब्रदर, या हम ज़्यादा बड़े फैमिलीज़ में नहीं रहे कि हम न्यूबॉर्न हैंडलिंग जानते हैं. पहले जॉइंट फैमिलीज़ में इट वॉज अ वेरी कॉमन सीन कि आपके चाची भाभी कोई ना कोई नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम यहाँ बैठे वो यहाँ ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं. इट वॉज अ नॉर्मल सिनेरियो. वी नो पोजिशंस, वी नो इट इज इजी, बट हम लोग के जनरेशन जो मदर्स बने, वी हैव हार्डली सीन. मेरे खुद का बेबी, मेरा फर्स्ट बेबी था जो मैंने न्यूबॉर्न हैंडल किया था. सो वी डोंट नो बाय एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. जो एक फैमिली का एक्सपीरियंस हमारे साथ एड ऑन होता है, अभी के मदर्स के पास वो नहीं है. सेकेंड, योर गायनेकोलॉजिस्ट इज नॉट अ लैक्टेशन एक्सपर्ट, और न ही उनके पास इतना टाइम है. मोस्ट हैंडलिंग आपकी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ करता है, इसलिए नर्सिंग फ्रेंडली, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ नर्सेज बहुत फ्रेंडली हो एंड दे नो, सीरियस पुराने नर्सेज हो, वो भी एक अच्छा लगता है कि दे नो बेटर, तो इजी बना देते चीज़ों का. ये तो कॉमन है, होता है. थर्ड, जो हमारे इसमें मेजर डिसीजन मेकिंग जब घर पे आती है वो रह जाती है आइदर मदर इन लॉज और आवर ओन मदर्स, एंड बोथ दीज विमेन हैड देयर बेबीज मे बी 30 years बैक, 32 या 25 years बैक. तो उनकी जो उस टाइम नॉलेज थी वो भूल चुके होते हैं कि क्या नॉर्मल था. सबके आजकल एक एक बेबी होता है, एक एक ग्रैंड चाइल्ड होता है. नो वन वांट्स टू टेक रिस्क. उसके अराउंड नॉट इजी एक्सेस ऑफ फॉर्मूला मिल्क, इन सब की वजह से ना ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, एंड दैट्स वाई अ लैक्टेशन काउंसलर इज nothing, just a friend who knows a little better. They are not medical, they not necessarily are medical experts, they are just counselors. They know a little better from what you know. They have handled more mothers than one single baby or two babies, so they know कि ये चीज़ें common है या ये problem आती है तो you need to take help. So majorly lactation counselors help in prenatal time when they can guide you better what to expect. Biggest breastfeeding issues comes because our expectations are not right. Mothers don't know कि उनका 24 घंटे काम है ब्रेस्ट फीड करना. मतलब ब्रेस्ट फीड करो, बर्थ करो, पी पूप क्लीन, छोटा सा नैप, ब्रेस्ट फीड. मतलब दिन के 8, 10, 12 सेशंस इजी नहीं है, एंड वी डोंट नो. हमको लगता है कि एक बार फीड किया 2-3 घंटे तो बच्चा सोएगा, फिर फीड किया तो दिन के वी आर एक्सपेक्टेशन इज 4 और रियलिटी इज 8, 12, मे बी मोर when it comes to growth spurts and other times. So lactation counselor helps in 2-3 things. Majorly they can guide better and उनको slight expectations set करना mothers का. Maximum issues is only myths and not knowing enough. Issues medical तो बहुत ही कम होते हैं इस फील्ड में जिसमें actually medical help की ज़रूरत होती है. Maximum it is just, इसीलिए जैसे सुरभि said कि she found a tribe in the prenatal classes,
finding a tribe of mothers is very important. It is true that it takes a village to raise a child. वो village अब आपके घर में नहीं बचा तो communities में ढूंढो. And only a mother understands another new mother, क्योंकि हम सिर्फ सूसू पॉटी डायपर और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई और टॉपिक हमारे पास बचता नहीं है. समय भी नहीं बचता. समय भी नहीं. It is very important कि आप बाकी cousins और family को बोर ना करो. You find a mother's tribe. क्योंकि मैक्सिमम व्हाट काउंसलिंग आई डू इन माय मॉम्स कनेक्ट ग्रुप इन द कम्युनिटी आई मैनेज, ये तो नॉर्मली ये होता है. जस्ट दैट पुश अ मदर नीड्स कि ये हम सबके साथ हुआ है, दिस इज कॉमन, इट विल पास ऑन, दिस टुडे इज डिफिकल्ट बट टुमारो विल बी इजियर. बस यही पुश चाहिए, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ लैक्टेशन काउंसलर. तो लाइक आई सेड, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर डिलीवरी देयर आर 2-3 कॉमन इश्यूज लाइक लो मिल्क सप्लाई, एंगॉर्जमेंट, मैस्टेटाइटिस, उसमें हेल्प करते हैं. समटाइम्स मदर्स आर नॉट एबल टू डायरेक्टली फीड द बेबी, तो पंपिंग रूटीन बनाना या एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को कैसे फीड करना, ये 2-3 कॉमन points है जहाँ we intervene, and mostly it is about mother's choice. Even if I am a breastfeeding counselor, lactation counselor, I always ask कि आपका wish क्या है? Do you want to even breastfeed your child for 6 months? Maximum जो मेरे पास आते हैं उनका रहता है तभी they say they come to, they seek support. Otherwise, if they sometimes say it is too difficult with my work and other things, we also counsel the benefits, so that they know better. I just always say कि informed decisions are the best decision. अगर आपको नहीं भी करना है तो you should know. It should not be because you didn't get support. It should not be because कि आपको नहीं पता था, आपको लग रहा था कि सप्लाई मेरा कम है इसलिए मैं नहीं कर पाई. That is my whole objective. You just know your things. I think even I would want to share and agree with a lot of things that you said. कि सबसे बड़ा जो सेल्फ डाउट है ना, आई थिंक दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. अब देखो, पहले से एस्टैब्लिश्ड ये सब हमें नहीं पता क्या इनपुट हो रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है. तो इवन विद मी आई अग्री दैट आई हैड द सेम थिंग, द सेल्फ डाउट, इज दिस इनफ, व्हाई इज द बेबी क्राइंग अगेन एंड अगेन. अभी तो मैंने आधा घंटा पहले पिलाया था, बर्प करने में 15 मिनट लग गए थे, लिटाया नहीं, वापस से लेके आए हैं. एंड एट दैट पॉइंट आई डू बिलीव दैट ऑब्जेक्टिवली सोच के ना, किसी थर्ड पर्सन से आप जब इंटरेक्ट करते हो ना तो ऑब्जेक्टिविटी रहती है, नहीं तो ना इमोशंस, पोस्टपार्टम इमोशंस, स्पेशली ड्यू टू दी ह्यूज सरप्लस अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, उससे रिलेशनशिप घर के अंदर इवन विद मदर्स स्ट्रेन हो सकती है. मतलब ये चिड़चिड़ क्यों कर रही है, ये बार बार मेरे पास पिला रही. सो उससे बेटर है कोई थर्ड पर्सन होता है तो इट प्रॉबेबली मेक्स इट ईजियर टू टॉक विद देम, एंड स्पेशली व्हेन यू नो दैट इट इज अ कंसल्टेंट एंड यू कैन कॉल देम व्हेनेवर यू विश टू. सो उससे एक स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है. तो ये तो मैं भी एग्री करूंगी, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सुरभि, जब आप ब्रेस्ट फीड कराती थी उस वक्त आपको ये ऑनेस्टली बताइए, YouTube वीडियोस से कितना सपोर्ट मिला आपको? इफ समबडी थिंक्स कि वो YouTube के जरिए ये सीख लेंगे, डू यू थिंक देयर इज इनफ सपोर्ट ओनली ऑन YouTube? येस एंड नो. ऐसी इंफॉर्मेशंस भी हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं. सो आपको ये देखना है कि आप जो रेफर कर रहे हैं इज दैट something that can be relied on. So definitely listening and reading to such information helps and makes your journey more easier. तो सुरभि, आप सूटी जो आपका ब्रांड है, इसको ये आपके बेबी होने से पहले से यू आर एसोसिएटेड विद इट, राइट? सो डू यू थिंक नॉट हैविंग अ 9 to 5 जॉब दैट मेड इट इजियर टू ब्रेस्ट फीड? जी बिल्कुल. जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एक्चुअली बेबी को हम इतना स्केड्यूल्ड वे में नहीं रख सकते हैं कि डेफिनेटली देयर कैन बी टाइम्स व्हेन बेबी वुड बी हंग्री विद इन 1.5 hour or so. So being around like that definitely made my journey easier, but at the same time work from home has its own challenges. थोड़ा changes करने पड़ते हैं, tweak and tricks करना पड़ता है, but you are good to go. So which brings me to my next question. According to you, what is the biggest myth that is around breastfeeding? Do you have any on your mind? Yes, सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे या बेबी आप बहुत मुश्किल होता है जब हम घर से भी बाहर जाते हैं, आप कैसे उसको पब्लिक में फीड कराओगे. तो ये बहुत मिथ्स थे, बट मैंने अपने आप को रेडी कर लिया था. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन माय बेबी वाज बिग इनफ
I took her to a cafe where I was familiar with. I just wanted to be confident उस time कि ऐसा सिनेरियो कभी भी हो सकता है. Now I just want to be ready कि, और मुझे एक रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना था दिमाग में कि अरे बच्चा है मेरे को फीड कराना है तो मैं कैसे कराऊंगी. तो मैंने उस टाइम उसको फीड कराया एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई वाज रेडी कि हाँ अब मैं कहीं भी करा सकती हूँ उसको. एंड आई जस्ट डिडंट वांट this to be a restriction for my baby as well as for me. And I have traveled to different country with her. I have taken a solo flight with her. I didn't actually face any difficulty. It is very easier. आपको पानी गर्म नहीं चाहिए फॉर्मूला के लिए, आपको पूरा बैग नहीं, डायपर बैग नहीं रेडी करके रखना है कि बॉटल भी हो, सब हो. सो यू नो यू कैन जस्ट कैरी सिंपल थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेबी एंड यू आर डेफिनेटली गुड टू गो. So Nikita, जैसा सुरभि ने मेंशन किया about the myth of not being able to travel when you are breastfeeding. Actually मेरा एक्सपीरियंस तो उल्टा ही है. मुझे तो लगता था it is much easier to travel while you are breastfeeding. आपको क्या लगता है इसके बारे में? So what Surabhi said, it is much easier if you're exclusively breastfeeding your child. Travel करना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा आसान है as compared to feeding the baby with formula or any other means. Because breastfeeding कहीं भी available है, readily available as long as mother is available, breastfeed. Food of the child is available. So that is not the tension कि we need a electric supply कि पानी गर्म करना है, formula बनाना है, नापना है, ये सब करना है. You are on train, bus, flight, कहीं पे भी it is very easy to directly feed a child rather than using any other thing. Second, जो nursing in public का बहुत बड़ा हुआ है I would say, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा है. If you see around everyone is on their phones. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो आपके घर वाले भी फोन पे रहते हैं. You just have to feed your child and wear slightly nursing friendly attires. जो हमारे पास तो बहुत ही options है आजकल. Whenever a new mom, मेरे ग्रुप में या जहाँ पे भी I support, when they want to, even the support I got when I was a new mother, कि जब भी हम सोचते हैं घर से बाहर निकलने के फर्स्ट टाइम निकलने के लिए विद अ चाइल्ड, वो बहुत ओवरवेलमिंग टास्क लगती है. स्पेसिफिकली अगर बच्चे को अचानक भूख लग गई, तो जैसे सुरभि ने बोला कि जस्ट प्रैक्टिस, तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप मिरर के सामने ट्राई टू फीड अ चाइल्ड and see if how discreet you are, because we want to be discreet so that you are not awkward. So there are many ways. A sari, I hardly wear saris, but sari is one of the most easiest attire to feed a child in. Secondly, there are other ways like 2T method, जिसमें आप अंदर एक spaghetti पहनते हो, ऊपर एक loose top पहनते हो. तो these are very discreet ways to फीड अ चाइल्ड. आजकल मेटर्निटी वेयर सेक्शन ही इतना बड़ा हो गया कि बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली क्लोथिंग आ रहे हैं. बट आई ऑलवेज से कि चूज व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, व्हाट यू हैव ऑलवेज वर्न, उसी में कुछ ट्वीक्स एंड करके हमेशा हैव अ स्मॉल स्कार्फ और स्टोल विद यू. दीज आर जस्ट इजी वे टू फीड योर चाइल्ड. बस इसको बोलते I was a part of this group BSIM, which is India's biggest breastfeeding support for Indian mothers platform. They are doing amazing work since years. I would say कि that was my first step to get the support. तो उसकी जो founder है अधुनिका प्रकाश, she always says कि first time feeding your child in public is like ripping a bandage. एक बार वो रिप हो गई, आपने वो awkwardness पेन सह लिया, उसके बाद there is no looking back. And keep practicing. आप जाओ छोटे छोटे उस पे, मतलब don't restrict yourself, क्योंकि if you change your life completely, somehow your the breastfeeding journey will shorten. I always feel that कि आप अपने ही लाइफ में बेबी को अकोमोडेट करो rather than completely changing your life according to the baby. अगर आप ट्रैवल मॉम हो, आप ट्रैवल करो, find support, find means. अगर आप घर पर रहते हो तो इट इज ऑल्सो ओके. घर में भी यू डोंट नीड टू कन्फाइन योरसेल्फ टू वन रूम, क्योंकि बच्चे को भूख लगी इसको रूम में लेके जाओ, उससे मदर को लगता है उसकी लाइफ ही नहीं बची है. तो नर्सिंग इन पब्लिक, नर्सिंग अराउंड योर फैमिली शुड बी मेड वेरी कॉमन. एंड एक्चुअली इट वॉज कॉमन, हमने उसको बहुत बड़ा हुआ बना दिया. सो उसको रिप द बैंडेज and feed your child anywhere on the go. I think it's a very good example. बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के जो trick of feeding in front of a mirror. Yes. I never tried it, but yeah, you're absolutely right.
हमको किसी ने ये सब ऑनेस्टली बताया नहीं था कि डोंट चेंज योर लाइफ अराउंड दिस, क्योंकि ये जो डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ना, Yes. वो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अनफॉर्चुनेटली ये भी बन जाता है. I'll just add one thing कि whenever जब हम नर्सिंग इन पब्लिक करते हैं, मदर तो खुद को बहुत प्रिपेयर करती है और वो थोड़ा सपोर्ट भी आसपास से बटोर लेती है, बट फादर्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर वेरी awkward. So you also have to talk to them that I will be feeding my child wherever we go. Seek their support. उनका कॉन्फिडेंस, उनका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है. और वो सबके लिए रिपिंग द बैंडेज एक बार का ही है. एक बार आपने कर लिया चलती हुई ट्रेन में, इसमें उसमें, मूवी थिएटर में, वो एक ही बार की ऑकवर्डनेस रहती है, फिर इट इज गॉन. सो लाइक आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस कि अपने घर वालों को भी, जैसे हम बोलते हैं ना बेबी को प्रिपेयर करो, टुडे विल बी गोइंग आउट यू नो एंड वेल प्लीज बिहेव वेल, वैसे ही अपने पार्टनर्स को, अदर फैमिली मेंबर्स को भी वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है. तो सुरभि, जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इवन घर में मम्मी, जो पुराने बुजुर्ग लोग, सब डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए. आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, बहुत सारे एक्चुअली रूल्स एंड डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं. तो अराउंड दिस आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी फीलिंग क्या है? So diet is actually very important उस time, and मैं बहुत I am a foodie. I love to eat different things and food. तो शुरू के दिनों में कुछ आप उल्टा खा भी लेते हैं, that isn't easy diet to digest. तो आपको रात तक समझ आ जाता है एंड रिग्रेट होने लगता है कि ओ आज मैंने गलत खा लिया है. सो अल्टीमेटली मैंने भी वही घर का जो हमारा सिंपल फूड होता है, दाल, रोटी, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड दलिया और दूध, हमारे घर में गुड़ के लड्डू भी देते हैं. डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आई बिलीव, एंड मैंने तो एक्चुअल में एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर मैं कभी जंक या ऐसा कुछ खा लेती थी तो डेफिनेटली आई हैड सम इश्यूज, एंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी आई बिलीव कि ये सब लिंक्ड हैं. तो एक्चुअली दोज वर्क फॉर माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एज वेल एज फॉर मी. निकिता, एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि जो हमारे पूर्वज पहले से जो चलते आया है ना अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग के, ये खाओ, ये मत खाओ, बैंगन मत खाओ, फलाना खाओ, ये सब एट टाइम्स मदर्स को थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इसमें सच्चाई है या नहीं है, आप बताइए. So what I studied, I'll start with that, कि food and your breast milk has science wise no relation as such. breast milk blood से बनता है, तो आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता. थोड़ा डेफिनेटली यू वांट टू फील हेल्दी, यू वांट टू बी एबल टू प्रोवाइड टू योर चाइल्ड, तो न्यूट्रिशियस मील्स या हाइड्रेशन का ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है. ये भी इसीलिए मैं इस पे और ज़्यादा कन्विंस्ड होगी. एज अ मदर आई माइट हैव फॉलोड व्हाट माई फैमिली सेड, क्योंकि मुझे वो सब खाना पसंद है, बीमारी का खाना इज माई फेवरेट फूड, बट आई फॉलोड व्हाट माई फैमिली सेड बिकॉज मेरी चॉइसेस का भी ध्यान रखा जा रहा था और न्यूट्रिशियस मील्स भी मिल रही थी. आवर मोबिलिटी इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, तो आई एम ऑलवेज लाइक यू हैव लाइट मील्स से आप तो हेल्दी फील करो. इफ यू फील ब्लोटेड, यू फील लेजी, यू हैव टू बी मोर एक्टिव. मतलब हम रेस्ट करते हैं, बट फॉर द चाइल्ड यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम. नींद नहीं होती, और ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन नो स्लीप. सो खुद को हेल्दी रखना इज importance. If we talk about food that helps in increasing your breast milk supply, natural food like Surbhi said, dalia या जीरा या more garlic in your regular food helps in increasing your breast milk supply. Or you add leafy vegetables at least in one meal of the day. You have a bottle of water all the time around you. Feed करते वक्त भी आप सिप ले सकते हो, छोटे छोटे, so that your hydration is maintained. Always have handy snacks around your breastfeeding bed or wherever, जैसे मखाने, dry fruits, so that you are not hungry. Plus अगर मैं उसकी बात करूँ जैसे colic और ये, what we learn कि colic is associated with stress in mothers rather than food. तो जब हम खाते हुए ऑलरेडी स्ट्रेस, मतलब उसका खाने का असर तो बाद में होगा, स्ट्रेस का असर तो तुरंत हो जाता है. वी आर ऑलरेडी स्ट्रेस कि इससे मेरी बेबी पे आज तो इसका पेट दुख रहा है या ज्यादा रो रही है या कॉलिक है. कॉलिक ऑल्सो इज नेचुरल, मतलब वो बहुत बेबीज में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम. तो फूड से उसका कम एसोसिएशन है. और मैं इसमें और स्ट्रॉन्ग इसलिए होगी क्योंकि हर जगह का खाना अलग है. हमारे यहाँ गुड़ के लड्डू देते हैं. माई फ्रेंड गेव मी होममेड
कोकोनट लड्डू जो हमारे घर में बहुत ठंडे माने जाते हैं। जस्ट yesterday आई वाज टॉकिंग टू माय मदर इन लॉ, शी इज फ्रॉम कलकत्ता, उनको हॉस्पिटल में बैंगन दिया गया, तो उन्हें भी तभी भी ब्रेस्ट फीड किया और मैंने तो सैंडविच खाया फर्स्ट क्योंकि कुछ चेंज चाहिए था। तो आई थिंक इट इज मोर अबाउट यू नो फीलिंग ओके। अगर आप हर चीज से डिप्राइव फील करो, आप खुशी खुशी, breast milk is lot of emotions and hormones, so you have to feel good, better, happy, थोड़ा सा relax, at least खाना तो मन का मिल जाए। तो I always say have healthy, पर अपना मन हो कुछ खाने का तो you have that as well। सुप्रिया, थोड़ा सा, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, आप व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था और क्या अचीव कर पाई थी आप? Okay, first of all, thank you so much, Doel, for inviting me to your show. I'm really feeling it's a privilege to me. Secondly, coming to this thing, breastfeed का ऐसा था कि I became diabetic when I conceived. Gestational diabetes. And I was on insulin for the last 4 to 5 months. 3 times I had to take insulins. And besides that, I believe because I was, when you are working and you are a mother and you are doing so many things at the same time, ऐसा कई बार होता है कि आई डोंट नो, शायद स्ट्रेस की वजह से वो, इट्स नॉट विद द डाइट, बिकॉज डाइट तो मेरा इट्स ऑलवेज बीन वेरी बैलेंस्ड डाइट, लाइक इट्स द शुगर वाज नॉट विद द डाइट, बट देन आई बिकेम डायबिटिक। एंड जब मेरा बेबी हुआ, सो इट वाज लाइक बिकॉज जस्ट आफ्टर द 8 month वी हैव टू डिलीवर बिकॉज आई वाज डायबिटिक, वो, एंड देन वी प्लान द सर्जरी। एंड सर्जरी हुआ, उसके बाद कैसा हुआ कि मुझे ब्रेस्ट फीड आता ही नहीं था। And this was my first experience. And when I used to say, tell this to my husband, he said कि my mom-in-law says कि नहीं सबको होता है। This is just a very basic thing. It happens with everyone. You are just getting over conscious about it. And so initial days तो I keep on trying कि हो सकता है, because it's my problem. I started eating too much, thinking that कि उसके बाद में feed अच्छे से आएगा। बट देन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो सिर्फ वेट ही बढ़ रहा था। एंड देन बट यू नो, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद ब्रेस्ट फीड। आई वेंट टू इवन माय गायनो आल्सो। आई वाज टेलिंग हर, बट इवन शी वाज लाइक नो, वी कांट गिव यू अदर सप्लीमेंट्स टू, यू नो, जिससे आपका मिल्क इम्प्रूव हो, वो भी नहीं, शी डिडंट गिव मी दैट। एंड शी सेड नो, यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। सो ये कीप ऑन ट्राइंग में इट वाज ऑलमोस्ट 4 months। and those 4 months में बीच में कैसा हुआ, because I was putting lot of pressure on me, मैंने बहुत सारा खाना स्टार्ट किया, मैंने, किसी ने बोला ये खा लो तो इससे ठीक हो जाता है, किसी ने मेडिसिन सजेस्ट किया, आई ट्राइड इवन दैट आल्सो, जिसकी वजह से ना आई डेवलप्ड दैट ब्रेस्ट engorgement. And it was again a very torturous period for me because मेरा बेबी 1 month का था and मुझे ब्रेस्ट engorgement हो गया, and जिसकी वजह से I have to go for a surgery. And 14th of August को we have to operate it, क्योंकि उसके 1 week पहले when I went to my gyno, I said कि प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर lumps बन रहे हैं। She said कि नहीं, it will be all right, you just, I will give you some medicine, you just take that medicine and after that you will be all good. बट दैट हुआ क्या, वो मेडिसिन मैंने, आई ट्राइड फॉर अ वीक, बट वो हुआ नहीं, वो और ज़्यादा एकदम ही ऐसे पक गया। एंड देन इट जस्ट बर्स्ट एट माई होम ओनली, एंड देन आई वेंट टू इमीडिएटली टू द डॉक्टर एंड शी सेड नो, वी हैव टू ऑपरेट इट। एंड ऑपरेशन ऐसा था कि 14th, लाइक व्हेन यू गो टू बिग हॉस्पिटल्स, आपको प्रॉपर एक प्रोसेस में फॉलो करना होता है। यू हैव टू, पहले आप एडमिट होते हो, फिर आपका सर्जरी प्लान होता है। एंड बिकॉज वो ऑलरेडी हाफ बस्ट हो चुका था, वी हैव टू ऑपरेट इट इमीडिएटली बिकॉज आई वाज डायबिटिक ऑल्सो। सो शी जस्ट गेव मी अ पेन किलर and I was in my OT, 2 doctors were holding my hand, 2 were holding my legs, and without anesthesia I had to get it operated. So it was like the feeling of hell, you know. I felt everything. So it was a very very torturous period. Even if someone says कि अभी दोबारा, I can't even think of because उसके बाद मेरा इतना torturous था, and with that putting उसके बाद में you cannot bandage it, you have to keep it open. आप उसमें सिर्फ हीलिंग के लिए टू कीप इट ओपन। एंड उसमें कैसा होता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू ब्रेस्ट फीड माय चाइल्ड, वो ऊपर से भी आ रहा था, तो इट वाज लाइक सो टॉर्चरस। एंड देन आफ्टर 4 months, इस दौरान भी नोबडी गॉट टू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। स्टिल आई वाज टेलिंग दिस टू माय फैमिली कि आई फील दैट मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं आता है या कम आता है।
So at least, you know, we should consult with someone else, not with the same one, because she is not understanding the same situation. Then in 4 months, my baby became like malnutrition kind of. He was very fair when he was born, and by the time 4 months came, he was very skinny. So you know, we went to a family function where one of my cousins, her father, he's a doctor and he's 70 years old. He's a very good pediatrician. So when he looked at my son, he said, "ये तो तुम्हारा बच्चा है तो कुपोषण का शिकार है." Then he called my mother-in-law. She said कि she is saying, asking you since last 4 months, मुझे feed नहीं आ रहा. Then why you have not taken her to somewhere else? And then immediately he started with the top feed. And when we gave my son the top feed for the very first time, you know, it was like, before that I tried everything, breast pump, electric pumps, hand pump, I tried everything, you know, from whatever way I can feed my child. But then it could not happen, and when he gave the top feed, it was like almost we gave him 150 ml. And you'll not believe, just in 2 minutes he finished all. And then that day he slept like anything, and before that, me and my son, like whole night I used to take him like this, and I was like sitting on the bed, पूरे रात हो जाता था, वो सोता नहीं था, मैं भी नहीं सो पाती थी. It was like very torturous. So I believe कि, you know, sometimes breastfeeding is very important, I believe. बट मुझे ऐसा लगता है हर पर्सन का हिस्ट्री एंड वो अलग होता है. तो समटाइम इफ समवन सेज ना, सो देयर हैज टू बी सम, यू नो, कुछ एक मेजरमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चले दैट दिस फीमेल, यू नो, ये इसका बच्चा ठीक से खा रहा है, पी रहा है, यू नो, लाइक दैट. सो प्रियाज एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और जब वो बोल रहे थे मैं समझ पा रही थी कि कहाँ कहाँ इंटरवीन करके, यू नो, शी कुड हैव गॉट द राइट सपोर्ट. सो आई विल जस्ट से कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई मापदंड नहीं होते क्या, इसके मेजरमेंट्स नहीं होते कि बच्चा इस स्टेज तक ना आए, तो डेफिनेटली होते हैं. कि फर्स्ट हम लोग लाइक, यू नो, व्हेन यू फीड फ्रॉम फॉर्मूला और एनी अदर थिंग, आपको पता है कि बच्चा 30 ml ले रहा है, 60 ml ले रहा है. व्हेन यू डायरेक्टली फीड द चाइल्ड, आप नहीं समझ सकते बच्चा कितना फीड ले रहा है. तो उसका एक मेजरमेंट होता है कि वेट नैपीज. सो आफ्टर 6 days ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, 6 wet nappies इज वॉट अ मदर्स should check. It is 100% more than that. Nappies अलग game है altogether, but 6 wet nappies और 3 to 4 wet heavy diapers. This is the measurement कि बच्चे को enough मिल रहा है. अगर enough मिल रहा है तभी pee and poop is happening. So this is one criteria. Second, not every day but over a week by week उसका वेट तो नहीं लूज हो रहा है. आपको sunken cheeks दिखेंगे या यू नो डार्क सर्कल्स दिखने लग जाएंगे. ये सब पेल स्किन दिखेगी, चबी रेड वाइट स्किन नहीं दिखेगी. तो दीज आर द थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को इनफ नहीं मिल रहा है. सेकेंड, लाउड क्राइज, मतलब बच्चा समटाइम्स स्टार्ट रिजेक्टिंग मिल्क ब्रेस्ट. एंड ऑल्सो उनकी जो नॉर्मल रोना और भूख से रोना बिल्कुल 2 अलग रोना है जो एक मदर या फैमिली समझती है. तो आपको ये सिग्नल्स है टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द टाइम यू रियली नीड टू टेक हेल्प. And when it comes to help, I would say कि she had this feeling कि something is wrong but she didn't get the right support. So don't stick to your all the time doctor. Change doctors, seek support, ask कि कोई better doctor है जो मेरी ये problem solve कर सकता है. Also go by your mother's gut. Mother's gut is the strongest feeling in the whole world. अगर gut कह रहा है something is wrong, please take actions on that. So sorry this happened, but let's try कि दूसरे mothers के साथ ऐसा ना हो. प्रिया, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था उसमें मुझे ऑब्जेक्टिवली जब मैंने पूरा सुना दोबारा से, मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो प्रिपरेशन टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो शायद तुम्हारी लैक, क्योंकि अर्ली डिलीवर हुई तो तुम प्रिपेयर नहीं हो पाई. और उसके बाद आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन फ्रॉम अदर्स. यही सबसे, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग. स्ट्रेस होगा तो फीड नहीं आएगा, फीड नहीं आएगा तो स्ट्रेस होगा. और ये स्ट्रेस की शुरुआत ना सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती है, हार्मोनली भी इतना इम्बैलेंस रहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. और उस वक्त ऑब्जेक्टिवली किसी थर्ड पर्सन, सहेली, यू नो, लैक्टेशन काउंसलर, ऐसे टाइप के लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है. आई विश तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई होती इस डिटेल में, जो कि मुझे पता नहीं था. एंड कहते ना, लोग कहते सोचते हैं कि औरतें तो कहीं भी कुछ भी डिस्कस करने लग जाती हैं, आपस में कनेक्ट. आई थिंक वी फीमेल्स हैव दिस कनेक्ट एंड ये कनेक्ट को यूज करना चाहिए. जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सबको होता है, लाइक फॉर समबडी हु इज
एज श्योर एज मी, मैं लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके बहुत श्योर हूँ, बट मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड बोथ द टाइम ये प्रॉब्लम लगती थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद द फीड इज नॉट इनफ, मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। सेकेंड टाइम अराउंड इट वाज मच इजियर। सो यस, I think second time it's always easier. यस, अब मैं तो कह रही थी कि वो डक्टिंग बन चुकी है, प्लम्बिंग करी हुई है, इसलिए इट गेट्स इजी, बट या इट इज इजी, बट यस ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। और प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन आपको टाइमली कर लेना चाहिए। लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ के लिए मत छोड़ो, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड हो गया है तो भी हैव योर पार्टनर, हैव योर फैमिली सपोर्ट यू बाय कॉलिंग समबडी फॉर यू टू सीक प्रोफेशनल गाइडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली थिंक कि उस वक्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर कोई प्रॉपर काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह मिलता तो आपको ये दिक्कतें नहीं आती। सो अगर आपने एक सेकेंड बेबी प्लान किया होता तो वुड यू हैव कंसल्टेड समबडी बिफोर हैंड? आप क्या अलग तैयारी करते उस वक्त? See, after my first experience, तो मैं already pro हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। So now in fact I can guide others also. Of course, मतलब counselor मैं, if this time if I plan for pregnancy, I would definitely take, मैं 2-3 लोगों से opinion लूँगी। जो भी कुछ, if there are any test, तो मैं वो टेस्ट भी कराऊंगी। एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू प्रिपेयर माय बॉडी माई सेल्फ, तो मैं पहले से वो भी करूँगी। बिकॉज आई नो कि विद डायबिटीज़ या विद आई थिंक बहुत से लोगों को थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, एंड विद सर्टन अदर बॉडी प्रॉब्लम्स भी हमारा फीड इफेक्ट होता है। सो आई बिलीव कि काउंसलिंग एंड टेकिंग अदर सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बताना, जब ये प्रेगनेंसी की जर्नी और ब्रेस्ट फीडिंग, इसके वक्त वेट गेन रिलेटेड कितना तुम्हारे दिमाग में चलता था कि मेरा वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा तुम्हें लगता था? सी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मेरा जो लास्ट वीक में जो वेट बढ़ा वो मुझे बहुत स्ट्रेस देता था, क्योंकि आई वॉज डायबिटिक एंड उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली आपका वेट लास्ट उसमें बढ़ता है। बट इन आफ्टर माई बेबी वॉज बॉर्न एंड बिकॉज आई हैड द प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया था। इट वॉज नेवर इन माई माइंड। सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में थी कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से, ही शुड बी हैप्पी, वो ठीक से सो जाए, उसने ठीक से खाया है, वो ही पूरे टाइम, लाइक इट्स ऑलवेज देयर इन योर माइंड, बिकॉज आप खुद को तो भूल ही जाते हो। एंड आई बिलीव कि इसी साल भर बाद भी आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो ना। तो वेट लॉस इज नॉट, बिकॉज आई गेन ऑलमोस्ट 20 kgs during my pregnancy and after that I lost 22 kgs. तो वो मतलब it's not like I think anyone can do that. तो feeding is the main thing which is there in my mind. आपने मेंशन किया प्रिया कि आप नहीं सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर पाए आपके सन को, तो अराउंड दिस आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी, जो कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ? नहीं, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फेड बेबीज ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट ऐसा मैं पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम, आई कुड नॉट डू दैट। तो टॉप फीड के साथ में जो बेस्ट मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती थी, दैट आई हैव डन। एंड मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता कि मेरा बच्चा थोड़ा भी कमज़ोर है। इनिशियल मुझे ज़रूर लगा कि उसको सर्दी खांसी बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, कि ज़रा वेदर चेंज हुआ तो सर्दी खांसी, बट आई थिंक वो कई बार मदर फीड पे भी बच्चे हो ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे टॉप फीड पे हैं वो बहुत कम, सी इट ऑल डिपेंड ऑन आपके घर के एनवायरनमेंट पे, आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एंड देयर आर मोर अदर हेल्दी ऑप्शंस ऑल्सो। अगर एक चीज़ कम है तो देयर आर, लाइक बोलते हैं एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते खुलते भी हैं, तो उस तरह से मदर हैज़ टू प्रिपेयर फॉर बेबी। I think we have covered a lot of things around breastfeeding, you know, the challenges, the stories, the experiences, and some expert opinion also. But which brings me to a rapid fire kind of summary questions, जिसके usually लोगों के दिमाग में ये होता है। तो मैं कुछ rapid fire questions पूछती हूँ और आप दोनों yes no जवाब दे सकते हैं। Yes. तो पहला सवाल, children who are breastfed have stronger immunity, yes or no? Yes. Okay. Unanimous है। Children who are formula fed tend to be overweight. No. Yes or no? No. Okay. Obese mothers have issues with breastfeeding. No. Scientific जवाब दूँ? Yes. Yes.
Scientifically, yes, people who have obesity do tend to face some problem towards initiation and of continuation of the breastfeeding because hormones and all are related, but not all of them. But ये एक scientifically proven है. The next one, if you have a C-section, you will have problems with breastfeeding. Yes or no? No. If you have a premature baby, you might have problem with breastfeeding. Yes. Good. It is easier to initiate and continue breastfeeding for the second child. Yes, or no? Very easy. I don't know, बस you as a mother you're better prepared. बच्चा का तो केस अलग हो सकता है, डिलीवरी हाँ, अलग हो सकती है. Okay. The next one, you need to feed you need to feed water separately to an exclusive breastfeed child. True or false? Till 6 months, no. No. Yes. Till 6 months, no. You can smoke or have alcohol without impacting breastfeeding. Yes or no? No. कोई minimum limit है क्या? limit होती है. Okay. After 6 months. You should not breastfeed if the mother is sick. Like if you yourself are sick, you should not breastfeed. Yes. Yes or no? Yes. No. Yes. Yes. No. I Ah. mean, You can you feed can the feed your child even if you are sick. So there are only few contradictions. तो सिर्फ HIV positive Yes. and some virus screening जो हमारे कंट्री में वो वाले viruses तो है भी नहीं. सिर्फ वो mothers जो होती हैं वो breastfeed नहीं कराना चाहिए. But I उनको. have heard this like if a mother is suffering from fever because she take medicines तो उतना देर नहीं. Maximum नहीं medicines are सकते. breastfeeding friendly, or you can ask for those. Yeah. Plus, But I the think you need to infection- consult a doctor before Yes. taking any medicine because Yes. I heard Yes, this. true. I got sick twice or thrice. So I used to call the gyno that I can do this or not. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि there are certain medications which will have interactions with your breast milk. तो Yes. सबसे पहले कुछ भी मेडिकेशन लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है. It's वो a very ओके कहे. important point I believe. It's very Yes. important point. और वो ओके कहे फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस Yes. डोंट इंटरैक्ट बट देयर आर मेनी मेडिकेशंस दैट इंटरैक्ट. अब ये लिस्ट आपको तो पता नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको पूछ के ही आप लीजिए. Brings me to the next question. You should not breastfeed a baby if the baby is unwell. True or false? False. False. Yes, of course. You should not breastfeed a baby if you have loose motions. No. False. No. You should not breastfeed a baby if the baby has loose motions. और जरूरी हो जाता है. Exactly. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो घर पे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कि नहीं बच्चे को दूध मत दो उसका पेट खराब है. ये तो बहुत ही कॉमन सा एक होता ही रहता है. Right? About smoking and alcohol consumption while breastfeeding. So a strict no for smoking, even passive smoking, e-cigarette, हुक्का, ये सब कोई भी चीज नहीं लेना है बिकॉज इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के साथ आपके बेबी तक पहुंच सकता है. साथ में अल्कोहल देयर इज अ परमिसिबल लिमिट बट इट इज बेस्ट not to even know what the permissible limit is because नहीं लेना है अल्कोहल आपको. बात सिर्फ 6 महीने 8 महीने या जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब तक ये आपकी लाइफ की जर्नी में एक बहुत छोटा सा पार्ट है और एक छोटा सा सैक्रिफाइस है. अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं आपके बेबी के लिए इसलिए मैं परमिसिबल लिमिट बताऊंगी ही नहीं. यू शुड नॉट इंडल्ज इन अल्कोहल, स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन. पता नहीं लोग आजकल क्या क्या नशा करते हैं मुझे तो इतना पता भी नहीं है पर जिसको भी पता है ये सब बिल्कुल अ बिग नो जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं. तो इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही ये सब बंद करना पड़ता है. निकिता, do you want to add anything on it? Yeah, it is not limited to breastfeeding only because you have to be a able प्राइमरी केयर गिवर. तो आप फीड भी नहीं कर रहे हो पर अगर बच्चे के प्राइमरी केयर गिवर आप हो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ specifically alcohol so that your ability is not compromised to take care of your child. So there is a permissible limit but like Goodwill said do Google but avoid is better. नहीं, of course not. मतलब I believe at the time of pregnancy only you should quit. छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि आप अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करोगे and then afterwards also. And if you love your child, I think it's a very small thing to give. I think we had an amazing discussion around breastfeeding. बहुत सारे experiences, stories, challenges, myths, बहुत कुछ discuss किया हमने. So to conclude, in a world that is advancing at a lightning speed, breastfeeding remains one of the most powerful and potent tool for nurturing your child. So let us all embrace what we already have for ages
and stay close to and as organically as possible to nature, and show that kind of commitment which is needed for breastfeeding a child. And this is about our future generation, so this commitment is needed from everybody around us, not just as mothers who will eventually breastfeed. We need to be committed to support each other. That is all that we want to say through this podcast. Thank you so much.